Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is the demo lecture of our PYQ Reverse Engineering batch. इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्यों ध्यान से क्यों देखना है? क्योंकि इस लेक्चर में मैं इकोनॉमिक के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगा जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में MCQ सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। राइट, एग्ज़ाम में MCQ सॉल्व करने के लिए कितनी समझ इकोनॉमी की ज़रूरी है वो डिसाइड करता है कि आप MCQ सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। राइट, कई बार क्या होता है, हम लेक्चर्स देखते हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स देखे हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि हम जब लेक्चर्स देखते हैं तो हमें लगता है इकोनॉमी में हमें सब कुछ समझ आ रहा है, बट व्हेन वी एक्चुअली सॉल्व द MCQs इन एग्जाम लाइक कंडीशन, हमें समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन किस बारे में है। खास करके इकोनॉमी में ये दिक्कत आती है। इसीलिए जब हम PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग बैच स्टार्ट करेंगे तो मैं हिस्ट्री या पॉलिटिक्स से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं पहले इकोनॉमी से स्टार्ट करूँगा। राइट, तो इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ी सी डिटेल भी देंगे कि हम PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग बैच में करने क्या वाले हैं। और इकोनॉमी का एक टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, उस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और देखेंगे उस पर कैसे PYQs आते हैं और उन PYQs की टफ से टफ लैंग्वेज को भी कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ना सिर्फ UPSC में, UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, बल्कि CA, PF, CDS, ठीक है, इन सब एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखेंगे। राइट, तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये तो हमारा डेमो लेक्चर है। राइट, ये तो क्या है, हमारा PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग बैच फॉर UPSC 2026 का डेमो लेक्चर है। बट अभी टाइम आ गया है कि हम यूट्यूब पे भी कुछ इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करें। अब यहाँ पे आप बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हो। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको हमारे यूट्यूब पे अभी फ़िलहाल कौन से इनिशिएटिव चाहिए फॉर UPSC। राइट, UPPCS का तो हम थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल UPSC वाली ऑडियंस बताओ। सबसे पहले ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्रायोरिटी बताना कि आपको क्या चीज़ पहले चाहिए, क्या चीज़ बाद में चाहिए। आप नंबरिंग में भी लिख सकते हो। राइट, और आपको कुछ एक चीज़ चाहिए तो वो भी लिख सकते हो। उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे व्हाट एंड हाउ वी शुड स्टार्ट ऑन यूट्यूब। सबसे पहले ऑप्शन है कि अगर आपको स्मार्ट अध्ययन सीरीज जैसा कुछ UPSC के लिए भी चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस, कुछ कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ UPSC ऑन बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट थीम्स, तो वो कमेंट में लिखो। दूसरा, अगर आपको प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है, टर्म्स इन न्यूज़, इनके वीडियोस चाहिए तो ये कमेंट्स में लिखो। तीसरा, आपको अगर करंट अफेयर्स के वीडियोस चाहिए तो वो लिखो, या फिर आपको CSAT के वीडियोस पहले चाहिए। जैसे कमेंट्स होंगे, जैसा रिस्पांस होगा, उस हिसाब से हम यूट्यूब इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। सो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को एज अ पोल समझना। आवर टीम विल लुक इनटू इट एंड वी विल डिसाइड हाउ टू स्टार्ट आवर इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब। राइट, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। याद रखना, PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग बैच इज़ नॉट लाइक सम रैंडम PYQ क्लासेस गोइंग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे जो PYQs लोग करवाते हैं, मैंने बहुत लोगों को फॉलो करके देखा हुआ है। व्हाट दे एक्चुअली डू, दे पिक अप द वेरी सेलेक्टिव PYQs, राइट, और उसको वो सॉल्व करवाते हैं। राइट, और आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन मिलता है कि आपने सारे PYQs सॉल्व कर लिए, जबकि आप खुद कोई बुक खोल के नहीं पढ़ते हो कि हमने सारे PYQs सॉल्व किए भी कि नहीं किए। राइट, आपको उन वीडियोस को देख के लगता तो है आपने सारे PYQ सॉल्व कर लिए, बट आपने बहुत से PYQ मिस कर दिए होते हैं। तो PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग बैच में हम ये इंश्योर करेंगे कि लास्ट 30 ईयर्स में जितने भी PYQs आए हैं वो सब कुछ आपकी आंखों सामने गुजर जाएं। उन थीम्स बेसिस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम आपको बता दें कि इस बेसिस पे ये क्वेश्चन आएंगे, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। राइट, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो बता देंगे, और कैसे एक PYQ को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, UPSC के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट फील करो कोई भी क्वेश्चन आए। राइट, आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे इस बैच में हम कि जब आपके सामने असली पेपर आएगा ना, तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। राइट, देखो मैंने बहुत बार कहा है, आज फिर कह रहा हूँ, एग्ज़ाम क्वालिफाई उन लोगों का नहीं होता जो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ के जाते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई उन लोगों का होता है जो कम पढ़ते हैं, रिपीटेडली पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम में 2 चीज़ें साथ ले जाना नहीं भूलते, कॉमन सेंस और कॉन्फिडेंस। इस पूरे PYQ बैच में हम आपके कॉमन सेंस और कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। अभी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कुछ MCQs को देखेंगे, जैसे कि पहला MCQ है, ये CDS 2024 का क्वेश्चन है। एन एडिशनल स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ X इज लाइकली टू हैव लेस इम्पैक्ट ऑन इनकम दैन एन एडिशनल ट्रांसफर ऑफ X टू हाउस होल्ड्स। एन एडिशनल स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ X इज लाइकली टू हैव लेस इम्पैक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ इनकम इफ इट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय एन एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई। इस क्वेश्चन को आपने कितनी भी इकोनॉमी की पढ़ाई करी हो, एक बार एग्जाम हॉल में जब देखोगे ना इस लैंग्वेज में, आपकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाएंगी। राइट, आपको समझ नहीं आएगा ये कह रहा है, फिर आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे कामली क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर तक पहुंच सकते हो।
पहले इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, उसके बाद बताऊंगा, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग functions as an automatic stabilizer in context of physical and monetary policies of economy? पर्सनल इनकम टैक्स, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और बॉन्ड प्राइस। ये सारी चीज़ें पहले हम समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बट पहले इस पूरी थीम को हम समझ लेते हैं, राइट। MCLR क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहले जान लेते हैं, उसके बाद इन MCQ को सॉल्व करेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में मज़ा आए, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है क्या? सपोज आप हो, आपको लोन लेना है, आपने लोन लिया एट द कॉस्ट ऑफ, सपोज आपको इंटरेस्ट रेट देना है 7.5%, राइट। आपके दोस्त ने भी लोन लिया, राइट, उसको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है 7%। तो आप सोचोगे ठीक है, एक ही बात है भाई, मुझे 7.5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसको 7% देना पड़ रहा है। आपको लगेगा ठीक है, लगभग सेम ही है दोनों का, ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, राइट। वैसे ही आपको लगता होगा जब RBI रेपो रेट फिक्स करता है, राइट, तो RBI रेपो रेट रखता है 6%, कभी रेपो रेट बढ़ा देता है 6.25%। तो आप सोचते होगे कि ठीक है, 0.25% बढ़ा दिया तो क्या बड़ी बात है, राइट। बट ये 0.25% पे इंडिया हिल जाता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके देश में, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसा इन्फ्लेशन होगा, इन सब पे इस 0.25 का इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए पूरी कमिटी बैठती है ये डिसाइड करने के लिए कि रेपो रेट कम करना है या ज़्यादा करना है। अब ये रेपो रेट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी सही तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सबको टारगेट करे, उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी RBI की है वो अच्छे से ट्रांसमिट हो रही है कि नहीं, यही एम होता है, राइट। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, लाइक रेपो रेट में चेंज करना, एक मॉनेटरी पॉलिसी है RBI की। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू RBI की मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट करती है ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन को, ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट को, बोरोइंग कॉस्ट को, उसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। बेसिकली हमें ये पता करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी, RBI को ये इंश्योर करना है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो अच्छे से ट्रांसमिट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो RBI हर वो कोशिश करता है जिससे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिट हो ग्राउंड लेवल पे, ट्रांसमिट होके अनएम्प्लॉयमेंट को, इन्फ्लेशन को, ग्रोथ को टारगेट करे, राइट। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से ट्रांसमिट होकर ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट दिखा पा रही है कि नहीं, राइट। अभी देखेंगे पहले क्यों ये ट्रांसमिशन बेटर नहीं था, अभी कैसे ये ट्रांसमिशन बेटर हो रहा है टाइम के साथ साथ, राइट। अब पहले देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है, कैसे ट्रांसमिट होती है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। सपोज RBI ने रेपो रेट कम कर दिया। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पे RBI बैंक्स को लोन देता है। बैंक्स को लोन चाहिए, RBI के पास गए तो बैंक्स जो इंटरेस्ट पे करेंगे RBI को, उसी को रेपो रेट बोलते हैं, राइट। अब ये रेपो रेट अगर RBI ने कम कर दिया तो मतलब बैंक्स अगर RBI के पास पैसे लेने गए तो उनको सस्ते में पैसा मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट रेट पे करना है RBI को, राइट, क्योंकि रेपो रेट कम है। तो बैंक्स क्या करेंगे, सस्ते में RBI से पैसे ले लेंगे। अब बैंक्स जब आगे लोन देंगे लोगों को तो भी सस्ते में लेंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे, राइट, क्योंकि RBI ने रेपो रेट रिड्यूस कर दिया है। तो बैंक्स को भी सस्ता पैसा मिला, तो बैंक्स ने सस्ते में लोन आगे पास किया, कम इंटरेस्ट रेट पे, राइट। इस वजह से जो लोन्स हैं वो चीप हो गए। और जैसे ही लोन्स चीप हुए तो क्या हुआ, लोगों ने खूब सारा लोन लिया। लोन लेंगे, पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कंज्यूम करेंगे चीज़ों को, इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, राइट, कंज्यूम कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी की, तो ओवरऑल ग्रोथ इंप्रूव होती है। मतलब अगर RBI रेपो रेट कट करती है तो उसका मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का इफेक्ट क्या होना चाहिए, इकोनॉमी में ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, राइट। अगर नहीं हो रही है मतलब ट्रांसमिशन में कुछ दिक्कत आ रही है, राइट। ऐसे ही अगर RBI इंक्रीज़ करता है रेपो रेट, मतलब बैंक्स जो लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट RBI बढ़ा दे रहा है, तो बैंक्स के लिए लोन कॉस्टली हो जाएगा RBI से लेना, तो बैंक्स आगे भी लोन कॉस्टली कर देंगे। तो मतलब लोगों को लोन कम मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा देने पड़े, लोग लोन कम लेंगे, तो मतलब इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने बताया जितना ज़्यादा डिमांड होगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, राइट, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। मतलब अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो रेपो रेट को कम करो, ग्रोथ को बढ़ाना है तो रेपो रेट को कम करो, राइट। रेपो रेट को बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, रेपो रेट को कम करोगे तो ग्रोथ बढ़ेगी, राइट। इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए समझो थोड़ा। अब भाई रेपो रेट बढ़ा दिया है तो लोग लोन ले ही नहीं रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, राइट। अब लोन नहीं लेने के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं तो ना इन्वेस्टमेंट होगा
ना ही लोग चीज़ें कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम नहीं करेंगे तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो चीज़ों के प्राइस कम हो जाएंगे, मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, राइट। दिस इज़ आउट द सिस्टम वर्क। और जितने बेटर तरीके से आरबीआई का रेपो रेट घटना या बढ़ना जितने बेटर तरीके से इन लास्ट वाले रिजल्ट्स को एश्योर करेगा, उतना ही कहेंगे कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन सही चल रही है, राइट। इसीलिए इस ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई ने टाइम टू टाइम बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। पहले प्राइम लेंडिंग रेट का यूज़ होता था, फिर बेस रेट का हुआ, फिर एमसीएलआर का हुआ, फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट का यूज़ होने लगा। अब ये क्या रेट्स हैं, कैसे इन रेट्स को चेंज कर करके आरबीआई ने अपना जो ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव किया, वो जानते हैं पहले, राइट। ये चारों वो रेट हैं जिस रेट पे बैंक्स अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं। रेपो रेट क्या था, जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता था। अब आरबीआई चाहता है कि हम तो रेपो रेट चेंज कर रहे हैं, तो बैंक्स भी अपना रेट उस अकॉर्डिंग चेंज करें, बट बैंक्स का जो है वो अलग खेल चल रहा था। पहले बैंक्स प्राइम लेंडिंग रेट पे लोन्स दिया करते थे अपने कस्टमर को, उसके बाद आरबीआई ने बोला नहीं अब आपको बेस रेट पे देना पड़ेगा, फिर आरबीआई ने बोला नहीं अब आपको मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट पे देना पड़ेगा, और फाइनली अभी क्या चल रहा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। इन सब में क्या डिफरेंस था, कैसे इन सब का एवोल्यूशन हुआ, पहले उसको समझ लो, ठीक है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कैसे अभी ये जो ट्रांसमिशन है वो फास्टर हो गया है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले बैंक्स प्राइम लेंडिंग रेट का यूज़ किया करते थे अपने कस्टमर्स को लोन देने के लिए, राइट। इसमें होता क्या था, ये जो प्राइम लेंडिंग रेट था बैंक्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि बैंक्स जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, बिग कॉरपोरेट्स, ठीक है, उनको तो वो चुपके से कम इंटरेस्ट पे लोन दिया करते थे, ठीक है, लेस इंटरेस्ट पे लोन दे दिया करते थे, और जो गरीब कॉमन लोग थे उनको बहुत ही हायर इंटरेस्ट पे लोन दिया करते थे। तो इस प्रोसेस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक है। बैंक्स जो है धड़ल्ले से अपने हिसाब से बोलते थे हमारा प्राइम लेंडिंग रेट ये है, बिग कॉरपोरेट्स को कुछ और बताते थे, और क्या होता था कि जो कॉमन पीपल है उनको कुछ और बताते थे। तो ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे, ठीक है। इस वजह से इस पीएलआर सिस्टम को तो बिल्कुल बंद कर दिया गया, और आरबीआई ने 2010 से स्टार्ट किया बेस रेट सिस्टम। बेस रेट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रेट है, ठीक है, हर बैंक अपना रेट कैलकुलेट करेगा, और उसके बिलो उससे कम इंटरेस्ट रेट पे आप किसी को लोन नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं, ठीक है। मतलब इसमें ये वाली प्रॉब्लम को दूर किया गया कि आप बिग कॉर्पोरेट्स को बहुत सस्ते इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वापस आएगा ही आएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म करी आरबीआई ने कि एक बेस रेट तय किया हर बैंक के लिए कि आपको इसके नीचे इंटरेस्ट रेट पे किसी को लोन नहीं देना है, राइट। मतलब एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया जिसके नीचे बैंक किसी को लोन नहीं दे सकते, कुछ स्पेशल केसेस को हटा दिया जाए तो, राइट। इससे क्या हुआ, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आई कि चलो कोई बैंक किसी को एकदम ही चीप लोन नहीं दे रहा है, राइट। कॉर्पोरेट्स को चीप लोन मिलना बंद हो गया इससे, राइट। तो वो जो प्रॉब्लम थी कि कॉमन मैन को हायर इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है और कॉर्पोरेट्स को सस्ते इंटरेस्ट रेट लोन मिल रहा है, वो प्रॉब्लम यहाँ से ख़त्म हुई बेस रेट से, राइट। बस इस बेस रेट में भी एक प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम क्या थी कि बैंक को पहले अपने जितने भी फंड्स हैं, चाहे वो ओल्ड डिपॉजिट्स हैं या न्यू डिपॉजिट्स हैं या जो बोरोइंग्स हैं, उन सब के हिसाब से अपना कॉस्ट ऑफ ऑल फंड को कंसिडर करना पड़ता था बिफोर डिसाइडिंग द इंटरेस्ट रेट अपॉन विच दे आर गोइंग टू गिव द लोन्स। तो बैंक्स को अपने कॉस्ट ऑफ ऑल फंड्स को कैलकुलेट करना है, तो ईच बैंक कैलकुलेटेड इट्स यूजिंग इट्स ओन मेथोडोलॉजी। हर बैंक के पास 5 अलग अलग फंड होंगे ना, सबके पास एक जैसा डिपॉजिट्स और न्यू डिपॉजिट थोड़ी होगा, सबके पास अलग अलग अमाउंट में डिपॉजिट्स होंगे। तो हर बैंक अपना अलग अलग हिसाब से बेस रेट कैलकुलेट करता था, क्योंकि ये एक इंटरनल बेंचमार्क था, राइट। कोई एक्सटर्नल लिंकेज नहीं था इसका। तो इसमें भी क्या हो रहा था कि जो ट्रांसमिशन है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा था, राइट। मतलब ज़रूरी नहीं कि आरबीआई ऊपर रेपो रेट चेंज कर रहा है तो उसी हिसाब से बैंक्स के बेस रेट चेंज हो जाए, क्योंकि बैंक्स अपने बेस रेट को अपने कॉस्ट ऑफ ऑल फंड्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग ओल्ड डिपॉजिट्स ऑल्सो, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब 2010 में बेस रेट को इंक्लूड किया गया, बेस रेट को इंट्रोड्यूस किया गया बेस रेट सिस्टम को, तो 2011-12 में आरबीआई ने अपने रेपो रेट को कम किया, लेकिन जो बैंक्स के लेंडिंग रेट से वो उस तरह से कम नहीं हुए। मतलब बेस रेट कहीं ना कहीं फेल हुआ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को इंश्योर करने में। मतलब आरबीआई तो रेपो रेट कम कर रहा है, बट ग्राउंड लेवल पे वो बेस रेट कम नहीं हो पा रहा है, मतलब ट्रांसमिशन सही से नहीं हो रहा है, तुरंत नहीं हो रहा है, राइट। तो कैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ, इन्फ्लेशन इन सबको इम्पैक्ट कर पाएगा, विच वॉज द इंटेंशन वॉज आरबीआई, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को समझना जरूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट तभी समझ आएंगे जब आपको समझ आएगा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, राइट। तो हमने अब तक देखा कैसे प्राइम लैंडिंग रेट के क्या लूप होल्स थे, फिर बेस रेट इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें भी बैंक्स ने अपना लूप होल ढूंढ लिया और वो भी कारगर साबित नहीं हुआ कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन अच्छे से हो सके। फिर आरबीआई ने 2016 में इंट्रोड्यूस करा मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, ठीक है। अब ये मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट क्या है,
अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट में बैंक्स को अपनी मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से ही लैंडिंग रेट रखना था, नॉट ओवरऑल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? सिर्फ जो करंट कॉस्ट ऑफ फ्रेश फंड्स है बैंक के पास टोटल, उस बेसिस पे अपने लैंडिंग रेट्स रखने हैं, अपने इंटरेस्ट रेट रखने हैं, राइट। इसमें जो ओल्ड डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, इन सबको कैलकुलेट नहीं करना बैंक्स को, राइट। जो अभी बैंक्स जितने भी डिपॉजिट्स हैं उस पर जितने इंटरेस्ट पे कर रहा है, राइट, जितनी बैंक्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जितने पास बैंक का अपना कैश रिजर्व है टोटल, राइट, और जितना बैंक्स प्रॉफिट वगैरह कमा रहा है, उन सबको कैलकुलेट करके उस बेसिस पे आप अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करिए, अपना लैंडिंग रेट कैलकुलेट करिए, तो वो कहलाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। इसमें याद रखना कि जो पुराने ओल्ड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स, इन सबको कैलकुलेट करने को मना कर दिया आरबीआई ने, ठीक है। अब आपको बस अपनी मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे ही अपने लैंडिंग रेट रखने हैं, समझ गए? तो ये था हमारा मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़्यादा डायनामिक था और रिस्पॉन्सिव था आरबीआई को लेके, क्योंकि आरबीआई को पता था कि अभी फ्रेश फंड्स किस बैंक में कितने हैं, वो आरबीआई के पास डेटा होता था, उसको पता था अगर हम चेंज करेंगे तो ये इम्पैक्ट बैंक्स पे थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ओल्ड डिपॉजिट्स वगैरह को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो बैंक्स को पॉलिसी चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने रेट्स को रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट। बट इसमें भी दिक्कतें हुई। इसमें क्या हुआ कि एमसीएलआर में भी बैंक्स ने कुछ ट्रिक्स यूज़ करने लगी। बैंक से जब पता चलता था कि आरबीआई रेपो रेट वगैरह को रिड्यूस करने वाला है, तो बैंक्स अपने एमसीएलआर को हाई कर देते थे, राइट। तो ये सारी ट्रिक्स उसमें होती थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, राइट। ऑल्दो इट वॉज फार बेटर देन प्राइम लैंडिंग रेट एंड बेस रेट, क्योंकि भाई ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया था, राइट। बट कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं कारगर नहीं हो पाया, क्योंकि हो ना हो ये भी एक इंटरनल बेंचमार्क था और बैंक्स स्टिल हैड डिस्क्रिशन, सो ट्रांसमिशन वॉज इनकम्प्लीट एंड डिलेड। बैंक्स के पास अभी भी डिस्क्रिशन था कि वो कैसे कैलकुलेट करें, कुछ हाइड कर सकते हैं, राइट। तो डिस्क्रिशन अभी भी बैंक के पास था। तो आरबीआई को लगा कि ये सारी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये सब इंटरनल बेंचमार्क के बेस पे लैंडिंग रेट्स हैं। बेस रेट भी इंटरनल बेंचमार्क पे बेस था, एमसीएलआर भी इंटरनल बेंचमार्क पे बेस था। तो बैंक्स ने बोला अब हम बैंक्स को खुद कैलकुलेट करने ही नहीं देंगे, इंटरनल बेंचमार्क का किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं। और 2018 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अब एक्सटर्नली लिंक्ड होंगे आपके लैंडिंग रेट, राइट। आपका इंटरनल बेंचमार्क वाला किस्सा ही खत्म हो गया। अपने आप में ये भी एक एमसीक्यू है, वो दे देगा कि बेस रेट सिस्टम, एमसीएलआर, ये इंटरनल बेंचमार्क सिस्टम है या एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए बेस रेट सिस्टम हो गया या एमसीएलआर हो गया, ये सब इंटरनल बेंचमार्क सिस्टम है। ऐसे वर्ड देख के डर मत जाना एग्जाम में कि इंटरनल बेंचमार्क, एक्सटर्नल बेंचमार्क, ये सब क्या है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लिया है और आपको समझ आ गया कि क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है इकोनॉमिक्स, ठीक है। हल्के से समझ लोगे तो सब समझ आ जाएगा, राइट। ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स है जिसको 2019 में इंट्रोड्यूस करा गया, इसका ये मतलब था कि जो बैंक्स के लैंडिंग रेट हैं, जो बैंक से लैंडिंग वाले इंटरेस्ट रेट हैं, वो डायरेक्टली लिंक कर दिए गए कुछ एक्सटर्नल पब्लिक रेट से। फॉर एग्जांपल आरबीआई के रेपो रेट से डायरेक्टली लिंक कर दिए गए। अगर आरबीआई का रेपो रेट चेंज हो रहा है तो जितना वो घट रहा है, जितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से बैंक्स के लैंडिंग रेट्स घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे, राइट। मतलब एक्सटर्नली लिंक हो गए, बैंक्स को कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आरबीआई के रेपो रेट से लिंक हो गए, 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड से लिंक हो गए। ये ट्रेजरी बिल वगैरह क्या होते हैं मैं आपको आगे अपने लेक्चर्स में बताऊंगा, राइट। या फिर जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड ने जो रेट्स तय किए हैं उनसे लिंक कर दिया गया। तो इन सभी रेट्स में अगर कोई चेंज हुआ तो बैंक्स के लैंडिंग रेट्स उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो बैंक्स को ये मौका ही नहीं दिया गया कि आपको कैलकुलेशन करना है अपना, इंटरनली कुछ नहीं करना है, आपका लैंडिंग रेट्स एक्सटर्नली लिंक कर दिए गए। समझ आ गया? तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? दिस एंश्योर्ड फास्टर ट्रांसमिशन बिकॉज बैंक्स कुड नो लॉन्गर डिले रेट कट्स व्हेन आरबीआई कट पॉलिसी रेट्स। अब अगर आरबीआई पॉलिसी रेट्स में कट कर रहा है, रेपो रेट को कम कर रहा है, तो बैंक्स अब इंटरेस्ट रेट कट करने से कतरा नहीं सकते, उनको भी कम करना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया गया होम लोन्स के लिए, ऑटो लोन्स के लिए, एमएसएमई लोन्स के लिए और पर्सनल लोन्स के लिए। आज बैंक्स को ये मैंडेटरी है कि आपको एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ही अपनानी है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किन किन चीज़ों में? अगर होम लोन दे रहे हो तो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दोगे कस्टमर्स को, राइट। ऑटो लोन्स, एमएसएमई लोन्स और कुछ पर्सनल लोन्स पे भी आपको एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट पे लोन देना है, राइट। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जब 2019 से 21 तक आरबीआई ने रेपो रेट जब भी कट किए, तुरंत ही बैंक्स को मजबूर हो गए वो बेनिफिट्स कस्टमर्स को पास करने के लिए, बिकॉज एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। तो मतलब सबसे बेटर पॉलिसी ट्रांसमिशन किसकी वजह से हुआ? एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट की वजह। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग हैज़ मेड रेट ट्रांसमिशन फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाए तो डरना मत कि ये क्या लिखा हुआ एक्सटर्नल बेंचमार्किंग,
राइट। इसलिए चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे और उस लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिस लैंग्वेज में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बेस रेट और MCLR थे वो इंटरनल बेंचमार्क्स थे, बैंक्स खुद कैलकुलेट करते थे, इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन स्लो होता था। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट एक्सटर्नल बेंचमार्क्स है, मतलब वो बैंक्स डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है और ट्रांसमिशन फास्टर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का आपको समझ आ गया। अब 2016 में MCLR को इंट्रोड्यूस करा गया था, तो 2016 में ही UPSC ने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग MCLR कि जो MCLR की नई गाइडलाइंस RBI के द्वारा इशू की गई हैं उनका पर्पस क्या है। तो यहाँ याद रखना पर्पस क्या है पूछा गया है, राइट। व्हेन वी स्विच्ड फ्रॉम प्राइम लेंडिंग रेट टू बेस रेट, पर्पस क्या था, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो। व्हेन वी स्विच्ड फ्रॉम बेस रेट टू MCLR, पर्पस क्या था, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, ट्रांसमिशन बेटर हो। तो यानी कि पर्पस तो पॉजिटिव ही होगा ना कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करने का। तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करो। पर्पस था RBI को चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही है तो उसका पर्पस क्या होगा कि इम्प्रूव हो ट्रांसपेरेंसी इन मैथोडोलॉजी फॉलोड बाई बैंक्स। ठीक है, सिंपल है। मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें उनको जो मैथोडोलॉजी फॉलो होती है, जो बैंक्स इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में जो मेथड फॉलो करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट से लिंक कर दिया गया। अभी तक हम ओल्ड डिपॉजिट्स वगैरह को भी कैलकुलेट करते थे, आप सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पर्पस तो यही था कि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो, मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स इन डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स, राइट। दूसरा, जो बैंक क्रेडिट है, बैंक लोन्स है, ठीक है, वो अच्छे से अवेलेबल हों बोरोवर्स के पास। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ही जेन्युइन और बिल्कुल सही है, इसीलिए MCLR को इंट्रोड्यूस करा गया था, राइट। अब यहाँ पे अगर चेंज करके कर दिया जाए कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, तो भी दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे, राइट। तो यही चीज़ है, ये थोड़ा सा अगर तीनों चीज़ समझ गए और पर्पस पूछा है RBI का, तो बहुत कॉमन सेंस से आप आंसर पता लगा लोगे कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कुछ क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा कभी। वैसे ही क्वेश्चन पूछा है अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए इकोनॉमी में तो क्या होगा। तो आप बिना ऑप्शंस पढ़े पहले फटाक से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। मैंने बताया अगर RBI रेपो रेट कम करेगा तो क्या होगा, लैंडिंग रेट्स भी कम हो जाएंगे, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, राइट। एक्सपेंड करेंगे तभी तो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो। ठीक है, तो बिल्कुल कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट स्कोर समझ आ गए तो इस तरह से हमने डेमो लेक्चर में देखा कि कैसे आप सिर्फ एक मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को अच्छे से समझ के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो एटलीस्ट, राइट। ऐसे हम अपने लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे कि कैसे फिस्कल पॉलिसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री हैंडल करती है, फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत कब पड़ती है, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत कब पड़ती है, मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से मेजर लिए जाते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, राइट। इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इन सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे और बताएंगे कि इन सब से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। इजी वे में क्या क्या पूछा जा सकता है, इन सब का क्रक्स भी बताएंगे। जैसे मैंने ट्रांसमिशन का क्रक्स बताया ना कि ये इंटरनल बेंचमार्क्स है, ये एक्सटर्नल बेंचमार्क है। इस तरह से अगर हर टॉपिक का क्रक्स समझ लोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएंगे आपको, राइट। तो कुछ इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। ये एक डेमो लेक्चर था इसलिए इसमें मैं कंप्लीटली नहीं पढ़ाऊँगा। बाकी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो हमारा, ठीक है। दिस बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 9th December, राइट। और इस बैच से रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि वो चीज़ ज़रूर बताना कि हमें यूट्यूब पे कौन से टॉपिक्स को स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।